नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चला है दोस्तों, उसके 5 जुलाई की पेपर एनालिसिस जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा पीडीएफ है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल ही मुफ्त में पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन ऐड है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन ऐड है। दोस्तों, इस सेशन में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन ऐड है, इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा पीडीएफ ऑन हो गया है। इसमें आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं उसमें शामिल थे नेहरू बोर्ड के क्वेश्चन थे, बृहदेश्वर मंदिर के क्वेश्चन थे, पिंजौर हेरिटेज से क्वेश्चन थे, क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियाँ से क्वेश्चन थे जिसका आंसर था वाइट बॉल आंसर था, सीपोर्ट से क्वेश्चन थे, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन थे, हाउ टू आइडेंटिफाई रो, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे उसमें। उसके बाद 2 स्टेट का नाम बताना था, यानी 2 राज्य का नाम बताया जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है दोस्तों, ये बताना था उसमें। 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद सबसे तेज़ घूमने वाला ग्रह बताना था। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछा था जिसका ऑप्शन में धर्मपाल से रिलेटेड था दोस्तों। लवनीना बोरगो से क्वेश्चन था, संयुक्ता पानीग्रह से क्वेश्चन था, उसके बाद जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आया था दोस्तों। आगे भी देख पाएंगे आप कि हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पाएंगे आप। ठुमरी से क्वेश्चन है, मराठी लैंग्वेज से है, आईएसटी की डिग्री पूछा हुआ था, विधवा पुनर्विवाह को किसने सपोर्ट किया था, ये सब भी क्वेश्चन है हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, एकदम डिटेल्स में उसके बात करेंगे दोस्तों। इसमें आप और भी क्वेश्चन देख पाएंगे। यूपीएससी के चेयरमैन, डीपीएसपी से मोनोपोली कैरेक्टर से क्वेश्चन था दोस्तों। उसमें शॉर्टकट की से कुछ क्वेश्चन थे। 2026 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, वह देश कौन सा है जो इसकी मेज़बानी करेगा। अगला पूछा गया था लोएस्ट सबसे कम साक्षरता था। ये सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है दोस्तों, नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल एंथम जो है किसके द्वारा लिखा गया था। नेशनल एंथम को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय गान कहा जाता है दोस्तों। इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर इसको लिखने वाले दोस्तों। और हमारे संविधान में इसको 1950 में अपनाया गया था दोस्तों, जब हमारा भारतीय संविधान जब लागू हुआ था इस समय इसको अपनाया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसमें दिया गया है नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान, इसका हिंदी होता है। और राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को दोस्तों कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 दोस्तों। जो भारतीय संविधान है ये BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। और यह जो है इसमें जो अवधि लगे थे दोस्तों 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको लिखने में लगे थे दोस्तों। और हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जब हमारा संविधान यह जो है 26 नवंबर 1949 को जब एडॉप्ट किया गया था, जब इसको अपनाया गया था दोस्तों, तो उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हर साल 2015 से मनाया जा रहा है दोस्तों। आगे आप देख पाएंगे कि यहाँ लिखा है 26 नवंबर 1949 को यह लागू हुआ था। और इफेक्ट इसका कब प्रभाव में आया था दोस्तों, तो ये 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में जब हमारा। और आगे देख पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे आल्सो नोन एज संविधान दिवस, इसको मतलब संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और यह 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है पोरबंदर। यह पोरबंदर जो जगह है यह गुजरात राज्य में पड़ता है। पोरबंदर जो जगह है यह गुजरात राज्य में पड़ता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। वर्तमान में जो है यह राज्य जो पड़ता है पोरबंदर, यह गुजरात में पड़ता है। और यह महात्मा गांधी जो है ये मध्यम वर्गीय परिवार से, मिडिल फैमिली से आते हैं दोस्तों। और अगली बात करते हैं दोस्तों कि इन्हीं के जन्म के, महात्मा गांधी के जन्म के 400 साल पहले जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। 400 साल पहले जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो कि 1469 में उनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था, यानी गांधी जी के जन्म से 400 वर्ष पहले जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो कि सिख धर्म से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वयं को जिन्ने इलाही कहा था? किसने स्वयं को जिन्ने इलाही कहा था? दोस्तों जिन्ने इलाही की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों बता देते हैं कि ये जो था गयासुद्दीन बलबन था। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने जिन्ने इलाही की उपाधि धारण किया था। जिन्ने इलाही की मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की छाया इसका हिंदी होता है। शैडो ऑफ गॉड इसका मतलब होता है, जिन्ने इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड यानी ईश्वर की छाया इसका अर्थ होता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि देख पाएंगे कि 1266 ईस्वी में सिंहासन हासिल करने के बाद गयासुद्दीन बलबन ने ताज की शक्ति बहाल कर दी। दोस्तों ताज की शक्ति जो है बहाल कर दिया था जब ये अपना सिंहासन हासिल किया था 1266 ईस्वी में। तब आगे बात करते हैं कि वह जो है राजतत्व के फारसी दरबार प्रतिरूप में विश्वास करते थे। दोस्तों यह जो है फारसी दरबार प्रतिरूप में ये विश्वास करते थे, इसलिए इन्होंने जिन्ने इलाही की शीर्षक अपनाया था। दोस्तों इसलिए इन्होंने यानी ये फारसी दरबारी से ये संबंध रखते थे दोस्तों, इसीलिए इन्होंने जिन्ने इलाही की उपाधि धारण किए थे, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। जिसका क्या अर्थ होता है? ईश्वर की छाया इसका अर्थ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है मनोज सैनी। मनोज सैनी इसका सही जवाब है। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन जो है मनोज सैनी, यह जो है 2022 में नियुक्त हुए थे। दोस्तों ये जो है मनोज सैनी 2022 में 5 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए थे। दोस्तों और ये जो है प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर जो है चुने गए हैं। प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर ये चुने गए हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोज सैनी जो है किन के स्थान पर चुने गए हैं, यानी इसका सही जवाब होगा प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर चुने गए हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज अलग भी हो सकता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं, सारे फैक्ट को बात करेंगे। दोस्तों उसे आप मैच कर पाइएगा कि टोटल मैच कर पाइएगा, उसमें आंसर भी छुपा रहेगा। दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर जो है किस राज्य का है? मतलब इसका सही जवाब, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि दो राज्य जो है, दो राज्य की साक्षरता दर सबसे कम बताना था उसमें, तो इसका सही जवाब था दोस्तों पहला तो आप जानते हो कि सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। अब देख पाएंगे कि सबसे कम बिहार की है साक्षरता दर, तो इसमें जो है 63.82% जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है बिहार में है। दोस्तों और ये जो है महिला पुरुष दोनों मिलाकर प्रतिशत है दोस्तों, और ऑल इंडिया लेवल पर है। बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की, तो 66.95% जो है अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 67.06% है। आप इसमें देख पाएंगे कि सबसे कम जो है दो राज्य का पूछा गया था, तो इसका सही जवाब इसमें होता अरुणाचल प्रदेश और बिहार, और तीसरा नंबर पर आता है दोस्तों राजस्थान। और देश में जो है सबसे पढ़ा लिखा जो है राज्य है वो केरला है। दोस्तों देश में सबसे पढ़ा लिखा राज्य जो है वो केरला है। बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो वो बिहार का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में जो है वो बिहार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? इसका सही जवाब था 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों बता दें 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था दोस्तों। इंदिरा गांधी सरकार के समय ये हुआ था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 42 यानी 4 और 2 होता है, तो इसको याद रखने का तरीका है यानी अंत में जो है 6 होगा दोस्तों। 4 + 2 6 हो जाएगा। और जैसे ही बोलेगा 44वां संविधान संशोधन, तो 4 और 4 8 होता है, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। एक बात आपको और भी बता देते हैं कि जो भी जोड़ा जाएगा, जो भी जोड़ा गया है दोस्तों,
42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, और जो हटाया गया है वो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया दोस्तों। और 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे तथ्य को जोड़ा गया था, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी संविधान संशोधन में तथ्य को नहीं जोड़ा गया दोस्तों। आगे बात करते हैं कि यह जो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, ये इससे रिलेटेड क्या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था। और यह भी बता दें कि स्वर्ण सिंह समिति जो है 8 मौलिक कर्तव्यों के सुझाव दिए थे। स्वर्ण सिंह समिति जो है 8 मौलिक कर्तव्यों के सुझाव दिए थे। और आर्टिकल जो है भाग जो है 4A में आर्टिकल 51A आता है। जितने भी संशोधन होते हैं उसमें या फिर A लगा रहेगा या फिर Z लगा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, तो वो सभी संविधान संशोधन का अंग होता है, सभी संविधान संशोधन का भाग होता है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें आपको इसमें कि शिक्षा का अधिकार जो है 2002 में जो जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार आया था 2002 में, उसको जो है मिला करके अगर बात किया जाए तो अभी जो है संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और उस समय जब जोड़ा गया था 1976, उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन सरदार सिंह समिति ने 8 ही मौलिक कर्तव्यों को सुझाव दिया था, और उसमें 2 और ऐड करके उसमें संशोधित करके तब उसको मिला करके और उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। 2002 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, ये जोड़ा गया था 2002 में। इस प्रकार हमारे संविधान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। और यह क्वेश्चन जो है, जैसे हम जानते हैं कि बिहू जो है असम का नृत्य है, ये एक टाइम पर SSC में बहुत बार पूछा गया था। और डेली हर एक शिफ्ट को हर एक शिफ्ट छोड़ करके डेली पूछा जाता है। उसी तरीके से इस बार मैंने देखा कि हर एक शिफ्ट में ये मतलब ये 42वां संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कभी घुमा कर पूछता है, कभी पूछ देता है कि 4A में क्या है, कभी पूछता है 51A में मौलिक कर्तव्य है क्या है, ऐसे करके पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको आप राष्ट्रीय क्वेश्चन मान करके चलिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन और इसमें पूछा जाएगा, बता देते हैं, ये जो आर्टिकल 4A है जिसमें 51A और 11 जो है मौलिक कर्तव्य आते हैं, ये जो है रूस के संविधान से लिया गया, जिसको पहले जो है USSR कहा जाता था, जो सोवियत संघ के अंग थे दोस्तों। अभी वर्तमान में उसको रूस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के IST जिसको बुलाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के IST जिसको बुलाता है फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितने डिग्री से गुजरता है, कितने डिग्री से गुजरता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब था 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इसका सही जवाब था। और यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। पहले इसका जब अंग्रेज़ का समय होता था तो इसका जवाब होते थे मिर्ज़ापुर नहीं होके नैनी इसका होते थे जवाब। लेकिन अभी जो है ये मिर्ज़ापुर से गुजर रहे हैं दोस्तों, मिर्ज़ापुर से गुजर रहे हैं। मिर्ज़ापुर में बोर्ड भी लगा हुआ है, ग्रीनविच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बोर्ड भी लगा हुआ है दोस्तों। और देख पाएंगे कि यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यह IST जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। सबसे पहला राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अगला है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये सभी राज्य जो है ये IST से होकर गुजर रहे हैं दोस्तों। IST इस राज्य से होकर गुजरते हैं। उसका याद करने का तरीका होता है मैक मतलब समझ रहे हैं कि ये एप्पल का लैपटॉप होते हैं मैक, और ये उत्तर में उड़ गया, ऐसे याद कर रहे हैं। मैक जो है उत्तर में उड़ गया था। आप याद कर पाएंगे कि उड़ से उड़ीसा हो जाएगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और A से आंध्रा, और C से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऐसे मैक जो है उत्तर में उड़ गया, मैक जो है उत्तर में उड़ गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, ग्रीनविच जो है जिसको शॉर्ट में बोला था GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यह जो है इंग्लैंड में रॉयल ग्रीनविच वेधशाला के देशांतर यानी 0 डिग्री, देशांतर जो है ये GMT, ये 0 डिग्री से होकर के गुजरता है। और हमारे भारत में जो है IST है, IST जो कि 82.5 डिग्री है, यह जो है
हम बात करें तो यह 0 डिग्री से पूरब की तरफ है, 82.5 डिग्री है दोस्तों, के शॉर्ट समय के लिए नामांकित किया जाता है, शॉर्ट समय के लिए नामांकित किया जाता है। आगे बात करते हैं कि इस देशांतर पर मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इस देशांतर पर जो है इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, यानी प्राइम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं से कोई भी टाइम को कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। यानी हमारे भारत में देखा जाए तो अगर इंग्लैंड में अगर 1 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो है 5.5 घंटा इसमें बढ़ा करके बताया जाता है दोस्तों। वैसे ही इसको इसलिए इसको प्राइम कहा गया है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर प्राइम, यानी आप समझ पाएंगे कि प्राइम यानी इससे प्राइमरी होता है यानी प्राथमिक, जैसे कि हम जानते होंगे कि प्राथमिक शिक्षा तो वो वहाँ से शुरू होता है, ऐसा कहा गया। तो 0 डिग्री तो वहीं से शुरू होगा ना। आगे बात करते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको कहा जाता है। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कहा जाए या फिर ग्रीनविच मेरिडियन कहा है, दोनों ही इसको कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि बात करें हम, GMT जो होते हैं ये समय रेखा है, और IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सब में टाइम लगा हुआ है, लेकिन समय रेखा जो होता है वो 180 डिग्री देशांतर पर प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरता है। वो जो है प्रशांत महासागर के बीच से होकर के गुजरता है। काल्पनिक, ये सब जो जितने दिख रहा है ये सभी काल्पनिक रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्चुअल, इमेजिनरी भी बोला जाता है, वर्चुअल कहिए या इमेजिनरी कहिए, दोनों ही कहा जा सकता है, जो कि एक कैलेंडर दिन में अंतर करती है दोस्तों। मतलब कैलेंडर जो होते हैं उसमें जो भी अंतर होते हैं इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लवरीना बोरगोह जो है किस खेल से संबंधित है। लवरीना बोरगोह जो है किस खेल से संबंधित, इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। दोस्तों बता दें कि ये 69 वर्ग के खिलाड़ी है, मुक्केबाजी के 69 वर्ग के खिलाड़ी है दोस्तों। देख पाएंगे कि लवरीना बोरगोहन जो है एक भारतीय मुक्केबाज है। लवरीना बोरगोहन जो है एक भारतीय मुक्केबाज है जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती है। इनका जो श्रेणी है वो 69 किलोग्राम का श्रेणी है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि वह जो है 23 साल की है और इनका जन्म है असम के गोलाघाट ज़िले की रहने वाली है दोस्तों। यह जो है असम के गोलाघाट ज़िले की रहने वाली। आगे बात करते हैं कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीती है। महिला वेल्टरवेट वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीती है। आगे बात कर लेते हैं कि इस जीत के साथ वह 2008, 2012 ओलंपिक में क्रमशः विजेंदर सिंह, MC मैरी कॉम, 2008 में जीते थे विजेंदर सिंह और 2012 में है MC मैरी कॉम। 2008 में है विजेंदर सिंह और 2012 में है MC मैरी कॉम के कांस्य के बाद भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई है दोस्तों। मतलब 2008 में जो है विजेंदर सिंह जीते थे और 2012 में MC मैरी कॉम जीते थे दोस्तों, और उसके बाद तीसरी मुक्केबाज बन गई है दोस्तों ये लवरीना बोरगोहन। देख पाएंगे कि प्रसिद्ध भारतीय पुरुष मुक्केबाजों के नाम है कुछ। डिंगको सिंह नाम है, उस अगला है शिव थापा, उसके बाद है देवेंद्र सिंह, अगला है अमित पंघाल। ये अन्य कुछ भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं दोस्तों। ऊपर हमने बात किया पुरुष मुक्केबाज के बारे में, नीचे बात करते हैं कि भारतीय महिला मुक्केबाज के कुछ नाम के बारे में बात कर लेते हैं। मैरी कॉम, सबसे पहली मैरी कॉम है, उसके बाद सिमरनजीत कौर है, उसके बाद है पूजा रानी। आप एक बार फिर से देखिए, मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर और पूजा रानी, ये सभी जो है भारतीय महिला मुक्केबाज है दोस्तों। और ऊपर जो थे आप देख पाएँ ऊपर वाले पुरुष मुक्केबाज है। आप देख पाएंगे कि वह एक भारतीय मुक्केबाज है जो कि 69 kg वर्ग के है दोस्तों। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1997 को हुआ है दोस्तों। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1997 को असम के
गोलाघाट ज़िले में हुआ, असम के गोलाघाट ज़िले में हुआ है। वह जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली असम की पहली महिला है। वह जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो है असम की पहली महिला बन गई है दोस्तों। अब उनका जन्म एक बार देख लीजिएगा कि 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी का जन्म का दिन हुआ था, जन्म है 2 अक्टूबर, और लेकिन महात्मा गांधी का 1869 है, लेकिन यहाँ पर है उनकी 1997 दोस्तों। 1997 इनका जन्म डेट है। आप याद रिलेट कर पाइएगा महात्मा गांधी से, इसलिए रिमाइंड कर दिया था। असम के गोलाघाट ज़िले की रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला बन गई है दोस्तों। बोरगोहन जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो भारत के लिए कांस्य पदक जीती थी दोस्तों, भारत के लिए कांस्य पदक जीती है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2012 के लंदन ओलंपिक को पीछे छोड़ते हुए 7 पदक जीते हैं दोस्तों। इससे पहले जो है 2012 में ओलंपिक में जीते थे दोस्तों, उसके बाद 2021 में जो है 7 पदक जीते हैं दोस्तों। उसको 2012 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कि मीराबाई चानू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ने टोक्यो में भारत का पहला पदक जीता है दोस्तों। टोक्यो में भारत का पहला पदक जीता है। उन्होंने भारत्तोलन में देश के लिए रजत पदक जीता है दोस्तों। भारत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, वज़न उठाने में दोस्तों, वज़न उठाने में इन्होंने, इसको इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग कहा जाता है दोस्तों, वेट लिफ्टिंग कहा जाता है, हिंदी में भारत्तोलन कहा जाता है। इसमें रजत पदक इन्होंने जीता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि पीवी सिंधु, आप जानते हो कि पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोस्तों। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। भारत की आगे बात करते हैं कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था दोस्तों। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने, अब हॉकी टीम, बैडमिंटन टीम बात किया गया तो पीवी सिंधु, और हॉकी टीम जो है पुरुष हॉकी टीम में भारत ने जीता, कांस्य पदक जीता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि कुश्ती में रवि रजत और बजरंग पुनिया है ये दोस्तों, कुश्ती में ये जीते हैं दोस्तों पदक, कांस्य पदक ये जीते हैं। और आगे बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा, इनको कौन नहीं जानता कि नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं दोस्तों, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। इसमें जो है नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर लंबा फेंके थे दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर लंबा फेंके थे भाला। आगे बात करते हैं कि कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसमें ऑप्शन था दोस्तों वाइड, इसका राइट ऑप्शन था उसमें, अकॉर्डिंग टू हम एग्ज़ाम बात करेंगे तो वाइड इसका राइट ऑप्शन था। और इसमें जो है नॉट आउट का भी शब्द होते हैं क्रिकेट में, आप जानते हैं कि नॉट आउट होते हैं, फिर रीप्ले होते हैं, वाइड होते हैं, फिर बोल्ड होते हैं, LBW होते हैं, फिर बात किया जाए तो थर्ड मैन हो गया, बाउंड्री है, ये सभी जो है बाउंड्री है, उसके बाद बैट है, ये सभी जो शब्द हैं क्रिकेट के शब्द है दोस्तों। रिप्ले है, ओवरफ्लो है, फिर बात किया है कि ओवर जो है उसका चेज है, चेज जो है मेडन ओवर, ऐसे बात किया है तो सारा ही क्रिकेट के शब्द है। कैच है, फिर बात किया जाए कि बोल्ड है, ये सभी स्टंप है, ये सभी जो है क्रिकेट के शब्द है। आप इसमें चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं क्रिकेट के शब्द, इतने सारे शब्द हैं आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्रिकेट के लिए कुछ शब्द हैं यहाँ पर देख पाएंगे कि मेडन ओवर है, फॉलो ऑन है, रबर है, एसेज है, कैच है, बाउल है, स्टंप आउट है, रन आउट है, LBW है, हिट विकेट है, नॉट आउट है, नो बॉल है, वाइड बॉल है, डेड बॉल है, ओवर थ्रो है, बाई है, लेग है, उसके बाद है कवर है, ड्राइव है, कवर ड्राइव है, लेट कट है, हुक है, ग्लेंस है, स्ट्रोक है, स्पॉट है, पुल है, सिक्स है। आप जानते हैं कि पुल शॉट रोहित शर्मा का फेमस है, जानते ही होंगे। उसके बाद है सिक्स है, यानी जिसको 6 रन बोला जाता है। आप बात करेंगे फॉलो थ्री है दोस्तों, टर्न है, गॉम्बी है, स्पिन बॉल होता है, स्पिन होता है, फास्टर होता है, यॉर्कर है, यॉर्कर भी बॉल होता है, बाउंसर मारा है, हैट्रिक विकेट जब 3 विकेट होते हैं,
राउंड द विकेट है, मतलब विकेट के उस तरफ जा कर के जब बॉलिंग करते हैं, विकेट इस तरफ है, इधर जा कर के जब बॉल कर रहे हैं यानी राइट से जा कर के बॉल करते हैं तो उसको बोला जाता है राउंड द विकेट। चलिए, ओवर द विकेट, ओवर द विकेट है, उसके बाद है सीमर है, उसके बाद बाउंड्री लाइन है, स्लीप है, उसके बाद स्क्वायर लेग दौड़ने वाला, उसके बाद कवर गली है, उसके बाद लॉन्ग है और लॉन्ग ऑन है, सिली पॉइंट है, मिड विकेट है, मिड ऑन है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है, डीप मिड विकेट है। दोस्तों ये सभी शब्द जो है क्रिकेट से जुड़े थे दोस्तों। एक बार आप इनको देख लीजिएगा, इतने सारे शब्द हैं, 2-4 बार तो ज़रूर बोलने पड़ेंगे दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, क्रिकेट से जुड़ी कुछ ट्रॉफियाँ के बारे में बात कर लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहते हैं दोस्तों, क्योंकि कल जो है क्वेश्चन पूछे गए थे वो हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। उबेर कप है, उबेर कप पूछा गया था, उसमें देखिए थॉमस कप पूछा गया था दोस्तों। तो ये सभी कल के शिफ्ट में पूछा गया था, तो इनके क्रिकेट के ट्रॉफियाँ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ट्रॉफी है मोइनुद्दौला गोल्ड कप है, मोइनुद्दौला गोल्ड कप है। उसके बाद सीके नायडू ट्रॉफ़ी है, सीके नायडू ट्रॉफ़ी है। सीके नायडू जो है आप जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये नेता भी राजनेता हैं, सीके नायडू के नाम से ही है। देवधर ट्रॉफ़ी है। अगला है दिलीप ट्रॉफ़ी, उसके बाद है रानी झांसी ट्रॉफ़ी, उसके बाद रणजी ट्रॉफ़ी। ये सभी ट्रॉफ़ी जो आप देख पाएंगे क्रिकेट के ट्रॉफ़ी है। देवधर है, सीके नायडू है, दिलीप ट्रॉफ़ी है, उसके बाद रानी झांसी है, उसके बाद रणजी है, उसके बाद मोइनुद्दौला गोल्ड कप है दोस्तों। ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। देखिए, क्रिकेट से संबंधित और भी कुछ बातें जानते हैं कि सबसे पहला जो है आधिकारिक टेस्ट मैच साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। साल 1877 में सबसे पहला टेस्ट मैच जो है खेला गया था, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों। मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है। आगे बात बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सबसे पहले जब क्रिकेट खेला गया दोस्तों, और इस प्रकार आप जान पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय खेल बात किया जाए तो क्रिकेट ही है दोस्तों, दोनों का ही। ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है और इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, और दोनों के बीच जो है सबसे पहला मैच खेला गया था। दोनों के बीच जो है सबसे पहला मैच जो है 1877 में खेला गया था। इस प्रकार याद कर पाएंगे कि सबसे पहले टेस्ट मैच किसके बीच हुआ था, तो ये दोनों देश जिसके पास जो है इंग्लैंड राष्ट्रीय, जिसका जो है राष्ट्रीय खेल है, वो आपस में ही खेले थे दोस्तों। आगे बात कर ले कि जब कुछ देश जो है आपस में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, तो एक संगठन का जन्म हुआ था 1909 में। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का गठन किया गया था दोस्तों। जब देखिए इसमें देखा गया है कि कुछ अन्य देशों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, अब ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके और इंग्लैंड को छोड़ करके कुछ अन्य देशों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उसके बाद जो है 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का गठन किया गया था, जिसने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन को जन्म दिया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसके बाद क्रिकेट का खेल का जन्म जो है 1956 में इन्हीं सब देश ने जब स्टार्ट किया दोस्तों, तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है क्रिकेट को खेला गया दोस्तों। अगला बात करते हैं कि पहला जो है एक दिवसीय, जिसको वनडे बोला जाता है, वन मतलब एक और डे, वनडे क्रिकेट जो है, वनडे इंटरनेशनल मैच जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दोस्तों, और मेलबर्न में खेला गया। ऊपर जो आप देखें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में जो हुआ वो 1877 में हुआ था, और वो टेस्ट मैच था, और ये वनडे है दोस्तों। वनडे भी इन्हीं दो देश के बीच में 1971 में खेला गया, वो 1877 था, ये 1971 है। आप देख पाएंगे कि एक दिवसीय मैच का पहला विश्व कप जो है 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था दोस्तों। 1975 में है पहला इसका विश्व कप खेला गया था दोस्तों। विश्व कप हर देश का जीतने का एक सपना होता है, जैसे 2024 में जो है भारत T20 विश्व कप जीते हैं, उसी प्रकार से पहला विश्व कप जो है 1975 में लंदन में आयोजित किया गया था, जो कि वनडे का था दोस्तों, वनडे का विश्व कप था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसके बाद जो है ICC विश्व में जो है क्रिकेट कराने वाली इंटरनेशनल संस्था जो है वो ICC है, जिसका जो मुख्यालय है
वो दुबई में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं कि इस संस्था का जो जन्म हुआ यानी स्थापना हुआ दोस्तों 1909 में यह स्थापित किया गया था दोस्तों, 1909 में यह स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं कि बीसीसीआई जो है, अभी बात कर लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय है हमारे भारत के मुंबई में है दोस्तों, हमारे भारत के मुंबई में है। इसको जो है भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है, इसको जो है भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 1928 में किया गया, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया, यानी बात के आईसीसी से 19 साल बाद इसका गठन किया गया। बीसीसीआई का गठन आईसीसी से 19 साल बाद किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में है दोस्तों। और इसका जो हेड है बीसीसीआई का हेड, वो आप जानते होंगे चाणक्य जो है अमित शाह उसके बेटा है दोस्तों। अमित शाह का बेटा का नाम जय शाह है दोस्तों, जय शाह ये इसके बीसीसीआई के सचिव है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह अभी बीसीसीआई के सचिव है, जो अमित शाह के बेटा है दोस्तों। पूछा गया था क्वेश्चन कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था दोस्तों तमिलनाडु। इसका सही जवाब दोस्तों तमिलनाडु के तंजौर, तमिलनाडु का तंजौर इसका सही जवाब है। तमिलनाडु का तंजौर इसका सही जवाब है। बृहदेश्वर मंदिर बता दें कि यह एक हिंदू मंदिर है, यह जो है एक हिंदू मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है और यह जो है 11वीं सदी में इसको बनाया गया था। इसको जो है 11वीं सदी के प्रारंभ में बनाया गया था और इसका जो निर्माण है यह ग्रेनाइट से ये बना हुआ है, ग्रेनाइट से यह बना हुआ मंदिर है। और इसको जो है पेरुउटायार कोविल के नाम से भी जाना, पेरुउटायार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनके फैक्ट के बारे में जानिए। जैसा कि देख पा रहे हैं कि बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, राजा राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, या फिर इसको पेरुउटायार या कोविल मंदिर भी कहा जाता है। पेरुउदययार कही या फिर उटैयार, ये भी दोनों सेम ही नाम है, ये कहा जाता है दोस्तों इनको पेरुउटैयार या राजा राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है इनको। और यह जो है तमिलनाडु के तंजौर में है। जो भी गए होंगे तमिलनाडु तो वो राजा राजेश्वरम मंदिर के बारे में जानते होंगे। शॉर्ट में इसको आप राजा राजेश्वरम भी कह देते हैं, तो इसका सही नाम है, इसका सही उच्चारण है राजा राजेश्वरम। और यह एक हिंदू मंदिर है, यह एक हिंदू मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। बता दें कि 2 प्रकार की शैलियाँ होती हैं मंदिर निर्माण के, 2 प्रकार की शैलियाँ होते हैं, जिनमें एक होती है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली होती है दोस्तों, और एक होता है नागर शैली, एक होता है नागर शैली, एक दूसरा होता है द्रविड़ शैली दोस्तों। नागर शैली और द्रविड़ शैली होते हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली होते हैं। तो नागर शैली में जो मंदिर बने होते हैं वो उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं नागर शैली में बने होते हैं। उत्तर भारत यानी नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के जितने भी मंदिर होते हैं वो नागर शैली में होते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ आप मंडप की तरह देखे होंगे वो बने होंगे और उसके ठीक बीच में जो है भगवान की मूर्ति रहती, भगवान की महिमा रहेगी। और द्रविड़ शैली में जितने भी मंदिर होंगे वो दक्षिण भारत की मंदिर होंगे। 10 से द्रविड़ होते हैं, 10 से दक्षिण भारत के मंदिर होंगे दोस्तों। जितने भी दक्षिण में जितने मंदिर बनेंगे वो द्रविड़ शैली में बनेंगे। और इधर बात कर ले पूर्व साइड में जितने मंदिर बनेंगे तो एक पंचायतम शैली होते हैं दोस्तों, जिसमें बीच में भगवान होते हैं और चारों दिशा में जो होता है मंदिर होते हैं और बीच में भगवान, इसको पंचायतम शैली बोला जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यह जो मंदिर है दोस्तों यह विश्व की विरासत स्थल में से एक है दोस्तों, यह जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल है दोस्तों। इसे जो है दोस्तों गंगाकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसे जो है देख पाएंगे कि गंगाकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है दोस्तों इसको। आगे आप देख पाएंगे कि इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस मंदिर के बहुत सारे नाम आप देख पाएँ कि पेरुउटैयार,
पेरुउटैयार कोविल मंदिर किसे कहा जाता है, यही मंदिर है। दक्षिण मेरू मंदिर कहा जाएगा तो यही है। उसके बाद आपको बोलेगा कि ऐरावतेश्वर मंदिर है तो यही है। गंगा कोंडा चोलपुरम मंदिर बोलेगा तो यही है दोस्तों। आगे इसके बात करें कि राजा राजेश्वरम मंदिर कहा जाएगा तो यही मंदिर को राजा राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसकी जो शैली है दोस्तों, आपको बताएं कि ये केरल में, तो केरल जो है हमारे भारत के दक्षिण में है, तो इसलिए इसकी द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। द्रविड़ शैली का जो है एक चोल काल के समय का, इसलिए इसको आप देख पाए होंगे कि यहाँ पर देख पाए हो कि महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। ये चोल के समय में बनाया गया था। आप चोल, चेरा, पांडव के बारे में जानते होंगे, तो वो चोल शासक के समय ये बनाया गया था। द्रविड़ शैली के मंदिर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया था दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया था दोस्तों। इसका सही जवाब है आनंद मठ। उन्होंने अपने आनंद मठ पुस्तक में जो है सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया था दोस्तों। चलिए इनके सन्यासी विद्रोह की जो चर्चा किए थे पुस्तक आनंद मठ में, उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हो कि सन्यासी विद्रोह जो है 1763 में शुरू हुआ था दोस्तों। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 में शुरू हुआ था और 1800 तक चला था। ये शुरू हुआ 1763 में, लेकिन चला 1800 तक ये चला था दोस्तों। यानी लगभग यह विद्रोह जो है 37 वर्ष चला, 37 साल तक यह विद्रोह चला था दोस्तों। इसमें जानते हैं कि यह जो है विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं, यानी यह जो विद्रोह चला था, इसका नाम से ही पता चलता है कि सन्यासी विद्रोह से पता चलता है कि यह जो है विस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरे जगह किया जाना, एक जगह से किसी व्यक्ति को दूसरे जगह किया जाना, उसके लिए यह विद्रोह था दोस्तों। किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था दोस्तों। यह जो है विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम आनंद मठ का एक हिस्सा है, जो कि हम लोग जो वंदे मातरम के बारे में जानते हैं, हमारे भारत देश का जो है वो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ पुस्तक का एक हिस्सा है दोस्तों। आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार है दोस्तों, उपन्यास है। आगे देखिए 1770 के अकाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कठोर आर्थिक आदेश ने भारत के पूर्वी हिस्सों में सन्यासियों के एक समूह को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था दोस्तों। आप देख पाएंगे कि अंग्रेज़ों ने आर्थिक कुछ आदेश दिए थे जिससे आर्थिक चोट पहुंचाना था, मतलब पैसा से चोट पहुंचाना था, जिससे कि पूर्वी हिस्से के सन्यासी के एक समूह को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था दोस्तों। अगर किसी को, अगर हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है रुपया होता है, रुपया से बड़ा कुछ नहीं होता। आपके पास अगर जेब में पैसा रहेगा तो उससे कुछ भी मतलब ख़रीदा जा सकता है। यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम का पेपर, हर चीज़ संभव है दोस्तों ये पैसा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कठोर आर्थिक जब चोट पहुँचाए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय अकाल का समय चला था। 1770 की बात हो रही है दोस्तों, यानी यह जो बात है अकाल के समय की 1770 के, यानी 18वीं सदी की बात है दोस्तों। 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी कहेगा तो ये चलेगा 1700 के बाद का समय और 1800 के बीच के समय को 18वीं शताब्दी, यानी 1700 से हमको पहुंचना 1800 में, इसलिए 18वीं शताब्दी इसको बोला जाता है। आगे इनके बारे में बात करते हैं कि उनसे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अब अकाल है और पैसा के लिए भी कठोर आप आदेश दे रहे हो, तो इससे वो सन्यासी को एक ग्रुप के जो पूर्वी हिस्से के सन्यासी ग्रुप को मजबूर कर दिया था अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ने के लिए दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि जिसने सन्यासी विद्रोह ने कंपनी के कारखाने और कोषागारों को लूट लिया था दोस्तों। ये सन्यासी विद्रोह में जो है कंपनी के कोषागार, यानी कोषागार जिसमें पैसा रखा जाता है, उसको कोषागार का है, उसको लूट लिया और उनकी सेना के साथ संघर्ष किया है दोस्तों। और उनकी सेना के, यानी अंग्रेज़ की सेना के साथ संघर्ष भी किया था दोस्तों। और यह जो है सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में कुचल दिया गया था दोस्तों। यह जो
यह जो सन्यासी विद्रोह है इसको वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में कुचल दिया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था दोस्तों इस विद्रोह को। आप देख पाएंगे कि और भी विद्रोह है जो कि आप देखें, जनजातीय विद्रोह है, भील आंदोलन है। यह जो है खानदेश के आसपास केंद्रित एक आदिवासी जनजातीय भील है। खानदेश के आसपास जो है एक जनजातीय आदिवासी जिनका नाम है भील जनजाति है दोस्तों। वह जो है अपने नए मालिक हो, यानी उनके जो नए मालिक हुए थे, बने थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ़ जो है विद्रोह कर दिया था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ़ जो है विद्रोह कर दिया था। क्यों विद्रोह किया था इनके बारे में जानिए कि कृषि कठिनाइयों और नए शासन के तहत सबसे ख़राब होने का उनको डर था कि मतलब इस सबको हानि पहुंचाया जा सकता है, यानी कृषि को हानि पहुंचाया जा, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि उनके नेताओं में से एक सेवाराम थे। उनके नेताओं में से यानी भील नेता में से आप बात किया जाए तो एक नेता उसमें सेवाराम थे दोस्तों। भील ने 1817 से 1819 में 1817 से 1819 ये समय काल है दोस्तों। और फिर 1825 है, 1836 है और 1846 में विद्रोह किया। इन्होंने विद्रोह कब किया? 1817 से लेकर के 1819 तक विद्रोह किया। पहला विद्रोह किया और दूसरे बार 1825 में किया और तीसरी बार 1836 और चौथी बार 1846 में किया था दोस्तों। आप इन सभी विद्रोह को देख पाएँ कि ये सभी जो है 5 साल से अधिक अंतराल पर किया गया है। जैसे कि आप देख पाएँ 1836 के बाद 1846 यानी 10 साल पर किया गया। 1825 से 1836 यानी ये भी लगभग 11 साल बाद किया गया था। और 1817 के बाद देख पाए तो 1825 यानी ये भी लगभग 8-9 साल के बाद किया गया है। आप देख पाएँ तो ये सब 5 साल के बाद सभी सबका अंतराल था दोस्तों। देख पाएंगे कि अगला क्वेश्चन है कि नृत्य से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्राही भारत के किस नृत्य से संबंधित है? संयुक्ता पाणिग्राही जो है भारत के किस नृत्य से संबंधित? दोस्तों ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आपको बता दें कि ओडिसी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। हमारे भारत में जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा 8 जो है मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य जिसको इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहा जाता है, तो यह जो है संख्या में 8 है। तो ओडिसी नृत्य जो है से संबंधित है संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से संबंधित है दोस्तों और यह जो है उड़ीसा राज्य में होता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हो कि संयुक्ता पाणिग्राही जो है भारत की प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है दोस्तों। ये डांसर है, ओडिसी डांसर है संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही जो है एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। चलिए इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो कि संयुक्ता पाणिग्राही जो है भारत की प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। संयुक्ता पाणिग्राही जो है एक ओडिसी नृत्यांगना है यानी ओडिसी डांसर है दोस्तों। आपके उन्हें 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1975 में देखा जाए तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। संयुक्ता पाणिग्राही को 2 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। 75 और 76 दोनों ही 1 साल के अंतराल पर किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता जो है रघुनाथ पाणिग्राही, उनके नाम पर 1999 में, इनका पिता के नाम है रघुनाथ पाणिग्राही और वो जो है पिता से पहले ही मर गए थे दोस्तों। संयुक्ता पाणिग्राही जो है मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया गया था दोस्तों। संयुक्ता पाणिग्राही के नाम से इनके पिताजी ने, जिनका नाम था रघुनाथ पाणिग्राही, 1999 में एक ट्रस्ट का गठन किया था दोस्तों, जिसने ओडिसी नृत्य को बढ़ावा दिया। यह ट्रस्ट जो है जिनका नाम है संयुक्ता पाणिग्राही के नाम से इनकी बेटी है, रघुनाथ पाणिग्राही की बेटी है। 1999 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया और यह जो है ओडिसी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि 2001 से जो है उनकी जयंती यानी संयुक्ता पाणिग्राही के जयंती पर जो है हर वर्ष जो है नए नए डांसर को जो है नर्तकियों को, ओडिसी नर्तकियों को जो है चुना जाता है और छात्रवृत्ति उनको प्रदान किया जाता है। छात्रवृत्ति उनको प्रदान किया जाता है और उनको जो है प्रोत्साहन किया जाता है। ओडिसी नृत्य के लिए उनको आगे भी प्रोत्साहन किया जाता है दोस्तों। 2001 से उनकी जयंती पर हर साल ये ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आगे देख पाएंगे कि कुछ जो है प्रसिद्ध भारतीय नर्तक है, डांसर है। आप देख पाएंगे कि उनको किससे संबंधित, जैसे कि आप देख पाएंगे कि नर्तक और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में है। जैसे कि
पंडित बिरजू महाराज जो है कथक के जो है प्रसिद्ध कलाकार है। कथक के प्रसिद्ध कलाकार जो है पंडित बिरजू महाराज है। एक है सोनल मान सिंह जो है उड़ीसी नृत्य से संबंधित, सोनल मान सिंह उड़ीसी नृत्य से संबंधित, यह जो बहुत ही फेमस है उड़ीसी नृत्य को लेकर के, सोनल मान सिंह। देखिए मल्लिका साराभाई जो है वो विक्रम साराभाई इनके पिता हुए और इनकी माता का नाम है मृणालिनी साराभाई। ये जो इनके पिता है, ये आप जानते हो कि विक्रम लैंडर जितने भी लॉन्च होते हैं आप इन्हीं के नाम से लॉन्च होते हैं, जिनका इनके पिता है विक्रम साराभाई, ये वैज्ञानिक है। और इनकी माता जो है ये भी एक नृत्यांगना है जिनका नाम है मृणालिनी साराभाई। और ये जो है कुचिपुड़ी और इनका भी संबंध भारतनाट्यम से है। और ये इनकी बेटी हुई मल्लिका साराभाई जिनका संबंध भी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। आप देख पाएंगे कि मल्लिका साराभाई का संबंध जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। उसके बाद है रुक्मिणी देव अरुणडेल, इनका भी संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और ये भरतनाट्यम जो है भरत मुनि जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है इस डांस को। आगे बात कर लेते हैं कि शोभना नारायण, ये कथक नृत्य का है। शोभना नारायण जो है कथक नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण कथक नृत्य से संबंधित। यामिनी पूर्णा तालिका जो है देख पाएंगे कि अगला है यामिनी पूर्णा तिलाका, इनको यामिनी कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम आप देख पाएंगे कि यामिनी पूर्णा तिलाका इनको कहा जाता है, यामिनी पूर्णा तिलाका या इनको कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है। इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से है। दोस्तों आप इस प्रकार देख पाए प्रसिद्ध कलाकार और उनसे संबंधित नाट्य को देख पाए। दोस्तों आगे बात करते हैं कि सी पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि बंदरगाह जो है इनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। इनमें दिया हुआ था ट्यूटिकोरिन करके दिया था कुछ एग्ज़ाम में, ट्यूटिकोरिन और भी सारा दिया हुआ था। आप देख पाएंगे, उनको हम क्वेश्चन को लाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए कि ये पोर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ट्यूटिकोरिन, कांडला और हल्दिया जो है इसको मिलान करना था। दोस्तों चलिए इनके सभी ये जो सारे देख पाएँ आप, ये सारे ही पोर्ट जो है मेजर सी पोर्ट है। मेजर सी पोर्ट जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो सरकारी होते हैं। मेजर सी पोर्ट जितने होते हैं वो सरकारी होते हैं और ये जो है सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले जानिए कि सी पोर्ट जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, दो तरीके का होता है। एक माइनर सी पोर्ट होते हैं जो छोटे बोला जाता है, छोटे सी पोर्ट कहिए, या दूसरा होता है मेजर सी पोर्ट जिसको बड़ा कहा जाता है। बड़ा सी पोर्ट को मेजर सी पोर्ट कहा जाता है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है सी पोर्ट जो है इंडिया में दो प्रकार के, एक मेजर सी पोर्ट है और एक माइनर सी पोर्ट है। माइनर यानी छोटा वाले को माइनर कहा जाएगा और बड़ा वाला को मेजर कहा जाएगा। इनके बारे में जानते हैं कि जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको देखिए कि मिलान कैसे करना है। एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ चलते देखिए। यहाँ ट्यूटिकोरिन है, कांडला है, हल्दिया। पहले इनको देख ले, ट्यूटिकोरिन, कांडला और हल्दिया। ट्यूटिकोरिन, कांडला और हल्दिया, इनको पहले देखते हैं। दोस्तों आप देख पाएंगे कि ट्यूटिकोरिन जो है वो तमिलनाडु में, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, टी से ट्यूटिकोरिन और टी से तमिलनाडु, ट्यूटिकोरिन और तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों कांडला देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर कांडला जो सी पोर्ट है, ये गुजरात में है। कांडला सी पोर्ट जो है ये गुजरात में, आप देख पाएंगे। आप देख पाएँ कि हम लोग को दो सी पोर्ट मिल गया है, एक कांडला सी पोर्ट हो गया और एक जो है यहाँ पर देख पाए कि केरला का तमिलनाडु का ट्यूटिकोरिन मिल गया है। और एक जो था हल्दिया जो है, चलिए उनको देख पाएंगे आप आगे। यहाँ पर है हल्दिया को देख पाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए हल्दिया पोर्ट जो है कलकत्ता में है, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों हल्दिया जो है कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप इसको सी पोर्ट को आप देख पाएंगे कि भारतीय तटरक्षक का आधार है, यह भारतीय तटरक्षक का यह आधार है। आप इसके बारे में भी आप जान पाएँ। आप देखिए कि कांडला जो बंदरगाह आप देख पाए, यह जो है गुजरात राज्य में है, गांधीधाम में है, गुजरात के गांधीधाम में यह अवस्थित है। आप पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है यह, जो भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह में से एक है। कांडला बंदरगाह सबसे अमीर बंदरगाह और सबसे व्यस्त भी माना जाता है। दोस्तों आप पश्चिमी तट का है ये। और एक ट्यूटिकोरिन है, उनके बारे में देखते हैं।
आप देख पाएंगे कि तूतीकोरिन जो है, आप देख तूतीकोरिन जो सी पोर्ट है दोस्तों, आप देख पाएंगे तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ये जो दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट है। इसलिए पूछा गया था दोस्तों कि कांडला जो है सबसे अमीर सी पोर्ट है, आप देख पाए, और तूतीकोरिन जो है दूसरा सबसे बड़ा, देख पाए कि दूसरा सबसे बड़ा जो है तूतीकोरिन सी पोर्ट है। इसको जो है अब बोला जाता है चिदम्बरम सी पोर्ट बोला जाता है। आप देख पाएंगे कि बीओ चिदम्बरम इसको अब कहा जाता है, अब जो है बीओ चिदम्बरम इसको कहा जाता है दोस्तों। अब और भी इसमें देख पाएंगे कि इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा आप देख पाएँ कि चेन्नई का जो है, आप देख पाएँ चेन्नई तमिलनाडु सी पोर्ट जो है सबसे बड़ा है, तीसरा नंबर पर ये आता है। ये कंटेनर ढोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जान पाएंगे। और पहला जो है कॉरपोरेट सी पोर्ट है, आप देख पाएंगे कि एन्नोर है, एन्नोर जो कि तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में है। आप देख पाएंगे, आप मैप के माध्यम से देखते हैं। इसको बोला जाता है काम राजर पोर्ट, सी पोर्ट भी बोला जाता है, काम राजर सी पोर्ट भी बोला जाता है इसको, एन्नोर पोर्ट या कामराजन पोर्ट भी बोला जाता है। और ये जगह का नाम है, आप देख पाएँ। चलिए और भी सारा है यहाँ पर देख पाएंगे, इसको हम PDF में दे दिए हैं। छोटे सी पोर्ट के बारे में आप जान पाएंगे कि ये इसमें देखिए कि लघु समुद्री बंदरगाह की सूची जो है इसमें 200 से अधिक है दोस्तों, आप देख पाएंगे कि 200 से अधिक है। इसको बुलाता है कि माइनर सी पोर्ट है, और राज्य है गुजरात में 41, महाराष्ट्र में 48, कर्नाटक में 10 है, आंध्र प्रदेश में 12 है, उड़ीसा में 13 है, केरल में 17 है। आप देख पाएंगे इस लक्षद्वीप में जो है 1 है, उसके बाद अंडमान निकोबार समूह में, द्वीप समूह में 23 है, उसका तमिलनाडु में 15 है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 1 है। ऐसा ये इसका ज़रूरत नहीं है, इसकी संख्या आपको एक तरीके से हम परिचित करा दिया है। इसमें देख पाएंगे आप कि मुंबई पोर्ट जो है, मुंबई पोर्ट ये महाराष्ट्र में, मुंबई से महाराष्ट्र आप समझ पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है सी पोर्ट जो है ये भी महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई पोर्ट ये महाराष्ट्र में आगे है। मैंगलोर पोर्ट ये जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आगे CGL का भी एग्ज़ाम आ रहा है, आगे आप MTS का भी एग्ज़ाम आ रहा है, सब में काम आएंगे दोस्तों। मर्मोगांव जो है ये गोवा में है, मर्मोगांव, जिस गांव से आप याद रखिए गोवा, मैंगलोर से कर्नाटक की राजधानी जानते होंगे कि बेंगलोर है, बेंगलोर से मैंगलोर याद रखिए। और कोचिन जो है, कोचिन केरला में है, कैसे कोचिन और कैसे केरला याद रखें। तूतीकोरिन जो है तूतीकोरिन और तीसे तमिलनाडु याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए चेन्नई जो है ये भी चेन्नई पोर्ट, आप चेन्नई तो तमिलनाडु में है, ये भी समझ में, ये भी कोई याद करने की बात है। चलिए एन्नोर पोर्ट जो है ये तमिलनाडु का एन्नोर जगह पर है, तमिलनाडु का एन्नोर जगह पर है। आगे है पोर्ट ब्लेयर, आप जानते होंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला है पारादीप जो है उड़ीसा में, पारादीप एक जगह भी है उड़ीसा में, उसी जगह पर यह बंदरगाह है। आगे है विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, जो हम लोग जानते हैं कि अभी नया राजधानी जो है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद से हट के विशाखापट्टनम हो गया है। आंध्र प्रदेश की अमरावती भी हट गया है, अब ये आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है दोस्तों। और आज के एग्जाम में जो पूछे हुए थे क्वेश्चन, आप कंडला जो बंदरगाह है जो सबसे अमीर बंदरगाह है दोस्तों, और पश्चिमी तट की है और सबसे अमीर बंदरगाह है। वेस्ट बंगाल का समझ पाएंगे आप कि कलकत्ता पोर्ट इसमें लिखा हुआ है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल इसकी राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और कलकत्ता सी पोर्ट है, तो आप इससे समझ पाएंगे, सेम नाम है। देखिए अगर आप सी पोर्ट से और भी जानकारी चाहते होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें देखिए एक एक पोर्ट के बारे में दिया गया। जैसे कि मुंबई पोर्ट को आप देखिए तो ये पश्चिमी तट पर, आप जानते हैं कि मुंबई जो है पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये। तो ऐसे इस प्रकार से देख पाएंगे आप, और इससे जो है रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। इसको एक बार जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर जाइएगा, और जितने भी मेजर सी पोर्ट है उसके बारे में एक एक तथ्य जो है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, हर चीज़ दिया हुआ है, कौन कॉपरेट है, किससे जो है सऊदी अरब के लिए, मतलब वो वहाँ के लिए वो सी पोर्ट है वो, ऐसे मतलब जितने भी प्रश्न उसमें हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो देख पाइएगा कि अरब सागर के लिए इसमें दिया गया ना, अरब सागर के किनारे एक मौसमी बंदरगाह है ऐसे कहा गया। उसके बाद देखिए जितने भी जहाँ भी ये महत्वपूर्ण है, ये सारा चीज़ आपको इस PDF में दे दिया, जाकर एक बार आप इसको ज्वाइन करके देख लीजिएगा।
आगे आने वाले एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। जैसा कि देख पाएंगे कि भारत में कितने समुद्री बंदरगाह है, कितने समुद्री, इसको मेजर सी पोर्ट अगर पूछा जाएगा, संख्या पूछा जाएगा मेजर सी पोर्ट की, तो 12 बोलेंगे। लेकिन टोटल अगर बोला जाए कि टोटल कितनी है तो 13 है। टोटल कितनी है तो 13 है। 12 मेजर सी पोर्ट इसलिए बोले क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा 12 संचालित होते हैं, इसलिए ये मेजर सी पोर्ट है। और एक जो बंदरगाह है उसको ऐड किया गया है, ये कॉमर्शियल एक बंदरगाह है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि देखिएगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, आप देख पाए होंगे कि जवाहर, महाराष्ट्र का जो है बंदरगाह है जिसका नाम है नहाबा सेवक जो बंदरगाह है, जिसको अब बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट है दोस्तों। अगला जानते हैं कि भारत में कितने छोटे बंदरगाह है, तो देख पाएंगे कि 200 अधिसूचित लघु बंदरगाह है दोस्तों। आगे है कि भारत का सबसे व्यस्त जो है बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे, मुंबई वाला जो है सबसे व्यस्त है, मुंबई वाला सबसे व्यस्त। आप जान पाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का सबसे व्यस्तम कंटेनर पोर्ट है दोस्तों, जिसका वर्तमान यातायात 5 मिलियन से भी अधिक है दोस्तों, 5 मिलियन से भी अधिक है। आगे है, देख पाएंगे कि सबसे युवा बंदरगाह कौन सा है। सबसे युवा बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है दोस्तों। यह जो है सबसे छोटा युवा समुद्री बंदरगाह है दोस्तों। युवा समुद्री बंदरगाह बोलेगा तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि पिंजौर जो है, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य का त्यौहार है। ये पूछा गया था, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य का। इसका सही जवाब था हरियाणा। इसका सही जवाब था दोस्तों हरियाणा। सही जवाब क्या था, हरियाणा दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि पिंजौर जो है, आप जान पाएंगे कि हरियाणा पर्यटन विभाग हर साल जो है पिंजौर गार्डन आप देख पाएंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है पिंजौर गार्डन है, कुछ इस प्रकार से है ये गार्डन है। इस तरीके से यहाँ पर एक महल टाइप का बना हुआ, इसमें जो है एकदम सेम जो है ताजमहल की तरह है। आगे पानी है और इधर सामने जो देख पाएंगे इधर साइड में तो बागवानी की तरह, इसलिए इसको गार्डन कहा है, पिंजौर गार्डन कहा गया है। आप आगे बात करते हैं इसमें, ये हरियाणा राज्य में है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पाएंगे कि पिंजौर जो है, पिंजौर गार्डन में इसको हर साल मनाया जाता है में बैसाखी मेला। इसमें जो है बैसाखी मेला जो कि अप्रैल माह में मनाया जाता है, और आम मेला एक मनाया जाता है जो कि जून और जुलाई में मनाया जाता है। और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। पिंजौर फेस्टिवल जो है नवंबर दिसंबर में उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर पिंजौर गार्डन में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक आम मेला है वो कि जून और जुलाई में हमारे यहाँ जो है आम होते हैं, तो आम वहाँ पर आम मेला मनाया जाता है। बैसाखी जो होते हैं अप्रैल में मनाए जाते हैं दोस्तों। आगे इन महोत्सव के बारे में जानते हैं कि पिंजौर जो महोत्सव के बारे में देखते हैं कि भारत में प्रसिद्ध मेला त्योहारों में से एक है दोस्तों। यह जो पिंजौर महोत्सव है भारत में प्रसिद्ध मेलाओं में से एक है, जो कि हरियाणा राज्य में पंचकूला जिले के पिंजौर गार्डन में होता है दोस्तों। हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले के पिंजौर गार्डन में होता है। यह जो त्यौहार है पंचकूला गार्डन के पिंजौर गार्डन में होता है। पंचकूला जिला है और पिंजौर गार्डन है, ये पंचकूला जिले में स्थित है, हरियाणा राज्य में। आगे बात करते हैं कि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है एक वार्षिक मेला, यानी एक वर्ष पर लगने वाला मेला है। जैसे कि हमारे यहाँ देखेंगे तो हर साल मनाया जाने वाला है, जैसे दुर्गा पूजा है, तो ये सब जो है एक साल पर मनाया। उसी तरीके से पिंजौर फेस्टिवल जो है हेरिटेज फेस्टिवल है, ये एक वार्षिक मेला है जो कि पिंजौर के रिच हेरिटेज गार्डन में चुपके जाने का मौका देता है। यानी इसमें अगर जाना है आपको तो चुपके जाना है, ठीक है, किसी को साथ में लेकर के नहीं जाना है, चुपके आपको जाना है और किसी को पता भी ना चले, इस तरीके से आपको वहाँ जाना पड़ता है। आगे बात करते हैं कि उद्यान में एक दिलचस्पी 7 अवरोही स्तर की व्यवस्था होती है। इस उद्यान यानी ये जो पार्क है इसमें जो है दिलचस्पी 7 अवरोही स्तर की व्यवस्था होती है, और इसे मुग़ल शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। इसे जो है मुग़ल शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। क्या उद्यान का एक जो दिलचस्पी 7 अवरोही स्तर की व्यवस्था है, इसमें 7 जो है अवरोही स्तर की व्यवस्था है, मतलब सबसे ऊपर होगा लेयर, उससे नीचे घटते क्रम में होगा दोस्तों। अवरोही का मतलब घटते क्रम में एक लेयर है उसमें, ठीक है।
अगला पॉइंट देख पाएंगे कि पिंजौर मेला उत्सव का वर्ष जो है 2006 में ये शुरू किया गया था। पिंजौर मेला उत्सव जो है वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। इसको पिंजौर मेला को 2006 में शुरू किया गया था। हर साल जो है यादवेंद्र गार्डन जो भारत के सबसे पुराने और साथ ही सबसे अच्छी तरह से बनाए रखा मुगल गार्डन में से एक रूप में से प्रसिद्ध है दोस्तों। यह जो है यादवेंद्र गार्डन जो है मुगल गार्डन में से एक प्रसिद्ध गार्डन है दोस्तों, जो कि सबसे अच्छे तरीके से अभी सजा धजा है दोस्तों। इस वार्षिक आयोजन का रख रखाव और प्रबंधन जो है हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस वार्षिक आयोजन का रख रखाव और प्रबंधन जो है हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं कि मुगल शासकों द्वारा स्थापित होने के बाद हिमाचल प्रदेश के शासक पटियाला के शाही घराने और गोरखे घराने द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। इसका जो देखभाल है गोरखा घराना, उसके बाद पटियाला के शाही घराना और हिमाचल प्रदेश के शासक द्वारा किया जाता है। कब से? जब से मुगल शासक इसको स्थापित किए थे उसके बाद से ये 3 घराना के द्वारा इसको संरक्षित रख रखाव किया जाता है। और ये जो है हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। आप इनको देख पाएंगे कि इनकी जो छवि है कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इस गार्डन का पिक्चर है, आप इसमें देख पाएंगे कि इसको जो है मुगल साम्राज्य के द्वारा इसको बसाया गया था। इसमें देख पाएंगे कि मुगल शासक जो है बाबर जो है 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों। 1526 में मुगल साम्राज्य के स्थापना किया था कौन? तो बाबर ने किया था दोस्तों। और बाबर जो युद्ध लड़े थे वो 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें युद्ध था खनवा का युद्ध, उसके बाद देखिए तो चंदेरी का युद्ध। ये सब युद्ध उनके युद्ध में शामिल थे। जैसे कि आप देख पाएंगे कि 1526 में एक युद्ध लड़े, 1526 में युद्ध लड़े, 1527 में भी युद्ध लड़े थे वो, 1528 में भी, और 1529 में भी लड़े थे, और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1530 में मुगल शासक बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1526 में उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़े थे। 1526 में उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़े थे। 1527 में उन्होंने खनवा का युद्ध लड़े थे। 1527 में उन्होंने खनवा का युद्ध लड़े थे। और 1528 में है चंदेरी का युद्ध लड़े थे। और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़े थे। 1529 में उन्होंने घाघरा का युद्ध लड़े थे। 1529 में उन्होंने घाघरा का युद्ध लड़े थे। और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1530 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलिए, ये थे कुछ उनके फैक्ट के बारे में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पाएंगे कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ यानी बोट रेस आयोजित किया जाता है दोस्तों। भारत के किस राज्य में नेहरू ट्रॉफी, जिसको बोट रेस कहा जाता है, आयोजित किया जाता है? किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों केरल। इसका सही जवाब है केरल, इसका सही जवाब था। केरल राज्य में जो है ये नौका रेस होता है। आप जानते होंगे कि केरल में जो है कि ओणम भी एक त्यौहार है जिसमें कि बोट रेस होता है। ओणम भी एक त्यौहार है जिसमें बोट रेस होता है। यह भी जो है केरला का त्यौहार है। और यहाँ पर बोला है कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है। ये जो है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह जो है केरल में किया जाता है। यह जो दोनों आप देख पाएंगे कि यह केरल से रिलेटेड है दोस्तों। के बारे में आप देख पाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आयोजित नेहरू ट्रॉफी जो है बोट रेस जिसको बोला जाता है, इसको हर साल जो है अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा के पास पुन्नमदा झील के पास आयोजित किया जाता है। पुन्नमदा झील के पास आयोजित किया जाता है दोस्तों। अलपुझा के पास पुन्नमदा झील है, वहाँ पर इसकी आयोजित किया जाता है। और यह जो है अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। और इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, और इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बोट के नाम से, बोट रेस के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। चलिए और भी इनके बारे में जानते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेहरू ट्रॉफी जो है नौका दौड़, जिसको इंग्लिश में बोट रेस कहा जाता है, केरल में एक प्रमुख सर्प नौका दौड़ में से एक है दोस्तों। यह जो है सर्प नौका दौड़ में से एक है। यह जो प्रत्येक वर्ष जो है अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है दोस्तों। अगस्त महीने के दूसरा शनिवार जब भी सेकेंड सैटरडे जब पड़ता है तब इसका आयोजन किया जाता है। इसमें देख पाएंगे कि इतनी सारी सर्प नौकाओं की लयबद्ध समकालीन दौड़, यानी समकालीन का मतलब होता है कि एक समान जब दौड़
होता है तो वो नौका जब खेते हैं दोस्तों, इसको बुलाता है खेना। जब खेते हैं तो इसे एक दुर्लभ घटना माना जाता है, इसे एक दुर्लभ घटना माना जाता है। जब एक साथ जब लयबद्ध एक सुर ताल में चल रहे हैं तो इसको तो एक दुर्लभ घटना ही माना जाएगा ना। चलिए, दुर्लभ जो कि मतलब किसी के समान नहीं हो, दुर्लभ ही है ये, किसी के द्वारा अन्य राज्य के द्वारा थोड़ी कर लिया जाएगा दोस्तों, इसलिए वो दुर्लभ है दोस्तों, अद्भुत है। चल, उनके प्रसिद्ध कार्यक्रम उड़ीसा का देख पाएंगे कि रथ यात्रा, उड़ीसा का रथ यात्रा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, उड़ीसा का रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा का देख पाएंगे कि गोवा का कार्निवल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, गोवा का कार्निवल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देख पाएंगे कि गुजरात का जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ का है, तो गुजरात का, यह बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप देख पाएँ। चलिए, आगे जो है हिंदी में दिया गया है, आप देख पाएंगे इसको। आगे देख पाएंगे कि सौर मंडल के सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल के सबसे तेज़ी घूमने वाला ग्रह कौन सा है, सौर मंडल के सबसे तेज़ी घूमने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि लैंग्वेज कुछ अलग भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे तेज़ घूमने वाला ग्रह है, तो इसका सही जवाब है जुपिटर। इसका सही जवाब है जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। चलिए, इनके बारे में जानते हैं कि जुपिटर का जो एकमात्र जो है जुपिटर का जो है, अब देख पाएंगे कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है गिनीमेड है। गिनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर का है दोस्तों। और यह जो गिनीमेड देख पाएंगे कि यह एकमात्र सोलर सिस्टम का यानी सौर मंडल का ग्रह उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों। इससे बड़ा जो है किसी का जो है किसी ग्रह का जो है इतना बड़ा उपग्रह नहीं है। इसका नाम है गिनीमेड। यानी इसमें देख पाएंगे कि बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह गिनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहिए, या फिर इसको मून भी कह सकते हैं, यानी चांद भी कह सकते हैं। मतलब इसको सैटेलाइट को जो है चांद भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए, इसका दूसरा नाम उपग्रह भी कहा जाता है। चलिए, सौर मंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे कम दिन लेता है दोस्तों। सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उससे सबसे कम समय लेता है एक चक्कर लगाने में दोस्तों। इसको 9.9 आवर लगभग इसको 10 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में दोस्तों। बात करते हैं कि बुध का जो होता है घूर्णन अवधि जो होते हैं 58.646 डेज होते हैं दोस्तों। बुध का जो होते हैं घूर्णन अवधि 58.646 होते हैं। इतने दिन लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में दोस्तों। और इनका बात करें कि सूर्योदय होते हैं और वहाँ से इनको सूर्यास्त तक पहुँचने में 176 पृथ्वी पर जितना 176 दिन होता है उतना समय लगता है इसको एक सूर्य को जो है सूर्य जब उदय होते हैं वहाँ से लेकर के इसको और ये जहाँ से सूर्यास्त होते हैं वहाँ तक घूमने में इनको 176 दिन लगते हैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग इनका बात किया है तो। और आगे बात करते हैं कि ये जो शुक्र है, शुक्र को जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है घूर्णन, यानी इसकी जो अवधि होती है 273 पृथ्वी दिन पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए, जो सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे लंबी घूर्णन अवधि है दोस्तों। सौर मंडल में सबसे लंबा जो है घूर्णन अवधि माना जाए तो शुक्र की है, इसको इंग्लिश में वेनस कहा जाता है, वेनस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और ये जो है 243 पृथ्वी दिन इसका अवधि है दोस्तों। रोटेशन इंग्लिश में कहा जाता है, अपने अक्ष पर जब घूमेंगे तो रोटेशन कहा जाएगा, रेवोल्यूशन जब सीजन चेंज होता है तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। चलिए, शनि की बात किया तो शनि जो है घूर्णन गति के मामले में शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा स्थान पर आता है दोस्तों। यह जो है शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है दोस्तों। शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसमें देखा जाए तो बृहस्पति को जो है घूमने में एक चक्कर लगाने में 9.9 आवर्स लग रहे हैं, यानी 10 घंटा लग रहा है। और शनि को जो है 10.7 आवर्स लग रहे हैं दोस्तों। और भी इनके फैक्ट के बारे में जानते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे कि बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं, बुध के जो है कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है सूर्य से सबसे निकट है। अब बात करें जाए तो सूर्य से सबसे निकट तो बुध जो है सबसे निकट है। सबसे दूर बात किया था नेपच्यून है, सबसे दूर बात किया तो नेपच्यून सबसे दूर है। आगे बात करें, यहाँ पर जो है 88 दिनों का एक वर्ष होता है, यहाँ पर जो है 88 दिनों का एक वर्ष होता है। और जो यह जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। आगे बात करते हैं कि शुक्र का जो उपग्रह है ये शून्य होता है। शुक्र का जो उपग्रह है ये 0 होता है। यह जो
इसको भोर या सुबह का तारा इसको कहा जाता है, इसको शाम या सुबह का तारा भी इसको कहा जाता है। इसका बात करते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। यह जो होता है इसका जो लेयर है यह यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला ग्रह तो इसका सही जवाब होगा शुक्र होगा। अगर आगे बात किया जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यह है शुक्र है दोस्तों। सौरमंडल का इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही है दोस्तों। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही है दोस्तों, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको। आगे बात कर लेते हैं कि शनि का जो है उपग्रह जो है 146, अभी वर्तमान बात किया तो शनि का उपग्रह जो है 146 है, और यह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके जो सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है दोस्तों। देखिए एक टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, और एक जो है ट्राइटन है। अब वर्ड पर गौर करें, ट्राइटन जो है नेपच्यून का उपग्रह है, नेपच्यून जो कि सूर्य से सबसे दूर है, और एक है ट्राइटेनिया, ये ट्राइटेनिया जो है यूरेनस है, जिसको वरुण ये नेपच्यून से पहले आते हैं, इसको टाइटेनिया इसका नाम है दोस्तों। इसके जो उपग्रह है इसके टाइटेनिया नाम है, नेपच्यून के जो उपग्रह है उसको ट्राइटन नाम है, और शनि के जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। जैसे जैसे दूरी बढ़ रहे हैं इसमें देख पाएंगे आप देखिएगा कि शनि पहले है, उसके बाद जो है यूरेनस है, उसके बाद है नेपच्यून। आप देखिएगा कि जो इसका जो है टाइटन हो गया, और इसका जो है ट्राइटन हो गया, और इसका टाइटेनिया हो गया, टाइटेनिया इसका हो गया। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, देख पाएंगे कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब है मनोज सैनी। इसका सही जवाब था दोस्तों मनोज सैनी। देखिए प्रदीप जोशी के बाद जो है इनका दूसरा स्थान है। प्रदीप जोशी के बाद जो है इनका दूसरा स्थान है। 2022 में 5 अप्रैल 2022 को ये नियुक्त हुए थे। 5 अप्रैल 2022 को ये नियुक्त हुए थे दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं। अगला पूछा गया था दोस्तों ठुमरी कहाँ का नृत्य है। ठुमरी कहाँ का नृत्य है, इसका सही जवाब था उसमें उत्तर प्रदेश का सही जवाब था। चलिए इनके बारे में जानते हैं, ठुमरी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ठुमरी जो है एक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर गौर करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है दोस्तों। मुख्यतः जो है लखनऊ और बनारस में इसको आयोजित किया जाता है दोस्तों। इसमें जो है ब्रज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन पर रोमानी गीत है दोस्तों। इसमें जो है ब्रज भाषा जो यूज़ किया जाता है, इसमें ब्रज भाषा यूज़ किया जाता है। राधा कृष्ण के जीवन से यह प्रेरित है दोस्तों। यह जो ठुमरी नृत्य है जो राधा कृष्ण के जीवन से संबंधित है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन घुमाकर कभी पूछ सकता है जिसमें ब्रज भाषा यूज किया जाता है। एक जो ब्रज उत्सव जो है, एक ब्रज उत्सव है जिसमें होली से संबंधित है वो, और यह जो है राजस्थान में होता है। ब्रजवासी हम लोग जानते हैं कि राजस्थान, तो होली से संबंधित। लेकिन यहाँ पर बोला जाए कि ब्रज भाषा का यूज किस में किया जाता है, तो यह जो ठुमरी नृत्य में जो है कृष्ण से संबंधित है, और वह भी ब्रज जो है कृष्ण से संबंधित जो कि होली से है। आप इसको एक बार रिलेट करके देख पाइएगा। आगे बात करते हैं कि यह आमतौर पर ख्याल संगीत कार्यक्रम के अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता है। ये जो है ख्याल एक संगीत का ही कार्यक्रम है कि अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता है दोस्तों। ठुमरी के 3 मुख्य चरण होते हैं। ठुमरी के 3 मुख्य चरण है, एक बनारस चरण है, लखनऊ और एक पटियाला। बनारस, लखनऊ और पटियाला। इस बात को आप एक बार रेखांकित कर लीजिएगा दोस्तों। ठुमरी के 3 मुख्य चरण है, बनारस, लखनऊ और पटियाला इसके मुख्य चरण है। आगे बात करते हैं कि बेगम अख्तर जो है ठुमरी शैली की सबसे लोकप्रिय गायिका में से एक है दोस्तों। बेगम अख्तर जो है ठुमरी शैली की सबसे प्रमुख गायिका में से एक है, बेगम अख्तर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह का मतलब रीमैरिज, विधवा को इंग्लिश में विडो बोला जाता है, और रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किसने किया था इसका, यानी इसका पक्षधर कौन थे, ये पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब था ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका सही जवाब था ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को लागू हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम 1856 के कैनिंग के द्वारा यह लागू हुआ था दोस्तों। जो विधवा को विवाह को
विधवा के विवाह को वैध बनाता है दोस्तों। विधवा अगर विवाह करती थी, पहले सती वगैरह चलता था, सती प्रथा, इसको जो है 1829 के अप्रॉक्स में ख़त्म किया था सती प्रथा को, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा ये सामाजिक सुधार आंदोलन है दोस्तों, आप देख पाएंगे। इसमें आगे बात करते हैं कि यह अधिनियम जो 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित यानी इसको लॉ बनाया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भारत में प्रेजेंट में अगर कोई संसद में बिल पास होता है दोस्तों, तो उसको अधिनियम यानी वो नियम बनने के लिए उसको राष्ट्रपति के द्वारा उसको साइन किया जाता है। साइन करते ही वो अधिनियम बन जाता है दोस्तों। चलिए इनके बारे में और भी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ने वाले मुख्य व्यक्ति जो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इसमें लड़ने वाले व्यक्ति का नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर, इनमें प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों। आगे है प्रोफेसर डी.के. कर्वे, प्रोफेसर डी.के. कर्वे, इसमें देख पाए ईश्वरचंद विद्यासागर है, प्रोफेसर डी.के. कर्वे इसमें शामिल थे दोस्तों। अगला है वीर सलिंगम पंतुलु, वीर सलिंगम पंतुलु थे अगला। ये तीनों जो है इस विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ने वाले मुख्य व्यक्ति थे। ईश्वरचंद व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़े थे। अगला है भारत में पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। आपको बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनका कार्यकाल जो था 1828 से वो कार्यरत है। 1828 से 1833 तक विलियम बेंटिक के कार्यकाल थे दोस्तों। 1828 से 1833 तक विलियम बेंटिक के कार्यकाल थे। उसी में उन्होंने सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 जो है 1856 या फिर इसको अधिनियम 15 भी कहा जाता है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम को और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसको अधिनियम 15 1856 ने न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि विधवाओं से विवाह करने वाले पुरुष को, यानी अब जो है विधवाओं से पुरुष से जो विधवा जो विवाह कर रहे हैं, यानी पुरुष जो विधवा से विवाह कर रहे हैं उनके लिए जो है अच्छा स्थिति देखा गया दोस्तों। स्थिति की रक्षा करने की उद्देश्य से भी था यह, मतलब यह जो है केवल विवाह से ही संबंधित नहीं था, यह जो है रक्षा भी करता था पुरुषों को जो महिलाओं से विवाह करते थे दोस्तों। इसमें आगे बात करते हैं कि यह महिला के सशक्तिकरण की देश में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार में से एक था दोस्तों। हम बता दें कि 1829 का जो सती प्रथा उन्मूलन था वो ख़त्म किया गया था जड़ से। उसके बाद से सबसे बड़ा यह सामाजिक सुधार और कहिए तो समाज में महिलाओं के प्रति सबसे अच्छा सुधार यह था दोस्तों। उसके बाद बोला जाता है अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। यह जो अधिनियम है आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। आप देख पाए कि यह जो कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों, लाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। यह ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी, इस शब्द पर गौर कर लीजिए दोस्तों। लाया था डलहौजी और पारित किया था कैनिंग। 1856 में कैनिंग का कार्यकाल था दोस्तों, और वो जो है भारत के प्रथम वायसराय भी थे, कैनिंग थे दोस्तों। और ये जो अंतिम जो है गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही थे दोस्तों। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। यह अधिनियम जो है भारत के इतिहास में अमीर और गरीब दोनों वर्गों के बीच जो था लोकप्रिय था। यह जो है बहुत सारे कानून जो होते हैं अमीर को अच्छा लगते हैं, गरीब को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह जो है अमीर और गरीब दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कानून था, लोकप्रिय कानून था यह दोस्तों। देख पाएंगे कि दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों। 1875 में किए थे दोस्तों। उन्होंने जो है आप देख पाएंगे कि उन्होंने अनुवाद किया और 3 महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखे थे दोस्तों, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थे दोस्तों। उसके बाद था वेद भविष्य भूमिका थी, उसका वेद भाष्य थी दोस्तों। और वो नारा भी दिए थे वेदों की ओर लौटो। तो उस प्रकार से इनका जो किताब है उसमें देख पाएंगे कि वेद भाष्य भूमिका जो है ये, और वेद भाष्य जो है, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, ये दोनों पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया। एक सत्यार्थ प्रकाश ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। आप देख पाएंगे कि ये जो है DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना इन्होंने ही किया था दोस्तों। दयानंद, अभी जो DAV स्कूल हम लोग जानते हैं वो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। आगे है ये वेदों की ओर लौटो नारा भी दिए थे दोस्तों, वेदों की ओर लौटो नारा भी दिए थे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में
1866 में किया गया था। भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था दोस्तों। केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आगे देखिए, एक समाज है जिसका नाम है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पंडूराम। आत्माराम पंडूराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। जैसे कि इसको याद करने का तरीका है, प्रार्थना जो है किस चीज़ से किया जाता है, तो आत्मा से किया जाता है, इसलिए आत्मा से याद रखेंगे प्रार्थना। प्रार्थना जो आत्मा से किया जाता है। आगे बात करते हैं कि पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है ये राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है राजा राम मोहन राय को बोला जाता है दोस्तों। देखिए, इनके द्वारा जो है साप्ताहिक पत्रिका, यानी इनके द्वारा जो स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक भी है दोस्तों। यह जो है साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक भी है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि संवाद कुमुदी जो है, संवाद कुमुदी जो कि बंगाली भाषा में, संवाद कुमुदी बंगाली भाषा में दोस्तों। उसके बाद है मिराल उल अखबार जो है फारसी भाषा में। यह जो है साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों, साप्ताहिक समाचार है दोस्तों। आगे इसमें देख लीजिएगा, मिराल उल अखबार जो है फारसी भाषा, भाषा इनका हमेशा पूछा जाता है, और संवाद कुमुदीन जो है ये बंगाली भाषा में है दोस्तों। और इनको जो है पुनर्जागरण यानी भारतीय समाज का जो है पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जाता है दोस्तों। इसमें देखिए कि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक संघर्ष करने वाले व्यक्ति, यानी भारतीय समाज में जितने भी बुराइयां थे दोस्तों उनके लिए ये लड़े थे दोस्तों, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय दोस्तों, राजा राम मोहन राय। चलिए, इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जिसने हिंदू समाज में मौजूदा कुरीतियों के खिलाफ काम किया दोस्तों। जिन्होंने ये ब्रह्म समाज जो थे, जितने भी कुरीतियाँ मौजूद थे हिंदू समाज में, उनको ये समाप्त किए, और विशेष रूप से जैसे कि सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय। इनकी जो समाज है ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और 1828 में स्थापना की, 1829 में सती प्रथा का अंत भी किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2026 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2026 का ओलंपिक जो है कहाँ आयोजित है? इसका सही जवाब है दोस्तों इटली। इसका सही जवाब है दोस्तों इटली। चलिए, देख पाएंगे कि पहली बार जो है ओलंपिक ध्वज जो है 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक खेल के दौरान जो है पहली बार 1920 में ही जो है ओलंपिक ध्वज जो है फहराया गया था दोस्तों। यह जो है 5 महाद्वीप का प्रतीक है दोस्तों। इसमें जो प्रतीक है, प्रतीक 5 अंगूठियाँ जो है वो 5 महादेश का प्रतीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक शपथ जो है पहली बार, यह भी जो है ओलंपिक खेल के दौरान 1920 में ही दिलाया गया था दोस्तों, खेल के दौरान ही दिलाया गया था। आगे बात करते हैं कि इसका जो लॉ बना था, ओलंपिक लॉ बना था एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान ये बना था दोस्तों। एम्स्टर्डम 1928 में ओलंपिक वहाँ हुआ था, उसके दौरान इसकी लॉ बनी थी, लॉ दिखाई गई थी दोस्तों। इसका जो आदर्श वाक होता है दोस्तों, आइडियल वर्ड, वो होता है सिटियस है, ओलिटियस है, उसके बाद फोर्टियस है। सिटियस, ओलिटियस और फोर्टियस इसका आदर्श वाक है। फोर्टियस इसका आदर्श वाक है। आप देख पाएंगे कि 2 और फ्रांस के जो है, फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। जो है फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था दोस्तों। 1900 में पेरिस में आयोजित किया था। पहली बार ओलंपिक जो है, पहली बार जो 1900 में भारत जो है यहाँ पर शामिल हुआ था दोस्तों। पहली बार जो है पूछेगा कि पहली बार भारत जो है 1900 के पेरिस ओलंपिक में जो है शामिल हुआ था, भाग लिया था। और इसमें बात किया गया कि नॉर्मन जो है प्रिचर्ड भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे एक एंग्लो इंडियन थे दोस्तों। नॉर्मन प्रिचर्ड जो है उस समय जो है पेरिस में थे और इन्होंने ही इसका प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। देख पाएंगे कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? 8वीं से 10वीं शताब्दी यानी 8 से 10वीं शताब्दी के बीच में बात किया है कि उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष इसमें होंगे दोस्तों, 3 पक्ष इसमें होंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है पाल है, उसके बाद प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसका सही जवाब। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसका सही जवाब था दोस्तों। चलिए, इनके बारे में आप देख पाएंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है इन तीनों के बीच पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था दोस्तों। आप देख पाएंगे, देखिए इसमें देख पाएंगे कि पालों ने भारत के पूर्वी भागों पर शासन किया। पाल जो थे भारत के पूर्वी भाग में शासन किए थे दोस्तों। और भी देख पाएंगे कि दक्षिण से जो शासन करने वाले थे, इसमें पक्ष भाग लेने वाले थे वो राष्ट्रकूट थे। दक्षिण से भाग लेने वाले राष्ट्रकूट हैं। बंगाल के
पाल थे, पाल वंश जो है बंगाल के थे, और मालवा से जो है शासन करने वाले गुज्जर प्रतिहार वंश है दोस्तों। मालवा से जो शासन करने वाले वो गुज्जर प्रतिहार है। आगे बात करते हैं कि प्रतिहारों ने पश्चिमी भारत जिसको अवंती जालोर क्षेत्र को नियंत्रित किया था दोस्तों। अवंती जो है उज्जैन की राजधानी थी पहले, ये महाजनपद में शामिल था दोस्तों, उसको नियंत्रित किया था। प्रतिहार और पाल जो थे पूर्वी भारत पर शासन किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रकूट ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया दोस्तों। दक्कन यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र जो है ये दक्कन क्षेत्र है दोस्तों, उस पर वो शासन किया था। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आए थे, इसमें कुछ इस लाइन से आया था, देख पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन इसमें हमको लग रहा है कि आया था धर्मपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो इसमें जो है कन्नौज के लिए जो है आपस में भिड़े थे, कन्नौज को पाने के लिए आपस में भिड़े थे, वो थे, देख पाएंगे कि धर्मपाल थे, धर्मपाल है, पाल राजा है और प्रतिहार राजा और वत्स राजा, ये जो है सभी आपस में भिड़ गए थे और ये जो है कन्नौज को पाने के लिए भिड़े थे दोस्तों। और इस युद्ध की त्रिपक्षीय युद्ध का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, कन्नौज जो है इसका सबसे बड़ा कारण था। सभी चाहते थे पहले तो भारत में मगध जो है सबसे मुख्य केंद्र था, लेकिन कुछ समय बाद जो है इसका जो है कन्नौज जो है मुख्य केंद्र हो गया था। जैसे कि अभी दिल्ली हो गया, तो उसी तरीके से पहले मगध, तो उसके बाद बन गया था कन्नौज बन गया था दोस्तों। तो उसका जैसे ही कन्नौज आया तो कन्नौज पर सभी ने शासन करना चाहा, तो उसके लिए ये सभी आपस में भिड़ गए थे, जिसका नाम है धर्मपाल है, पाल राजा है, प्रतिहार राजा है, वत्स राजा, दोनों जो है सभी जो है कन्नौज पे अधिकार करने के लिए आपस में भिड़ गए थे दोस्तों। आगे कहा गया कि वत्स राजा जो है विजयी रूप से उभरा दोस्तों। विजयी करने वाले राजा तो वत्स राजा थे, लेकिन राष्ट्रकूट राजा जो है ध्रुव प्रथम से हार गया दोस्तों। राष्ट्रकूट राजा जो है ध्रुव प्रथम से हार गया था। जिस क्षण जो है राष्ट्रकूट राजा दक्षिण में अपने राज्य में लौटा, जिस क्षण जो है राष्ट्रकूट राजा अपने राज्य में लौटा था, पाल राजा धर्मपाल ने स्थिति का लाभ उठाया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। लेकिन कन्नौज पर उसका नियंत्रण अस्थायी रहा था, वो ज़्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो ये थे इनसे जुड़े कुछ बातें थी, और भी सारे बातें हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा डिस्कशन समाप्त होता है दोस्तों। इसमें आप देख पाए कि फास्टेस्ट प्लानट देख पाए, 42वां अमेंडमेंट देख पाए, लोएस्ट लिटरेसी रेट देख पाए, उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष भी देख पाए दोस्तों। लवनीना बोरगो से संबंधित क्वेश्चन थे वो भी देख पाए दोस्तों। आगे जो है इसमें देखिए पोर्ट से भी क्वेश्चन थे वो भी देख पाए थे, और ये संबंधित सारा कर पाए। उसके बाद पिंजौर हेरिटेज के बारे में हम लोग पढ़ा, तो ये सारे ही हम क्वेश्चन पढ़े इस सेशन में दोस्तों। चलिए आज का ये वीडियो समाप्त होता है, अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।